नमस्कार मित्रों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि सबको पता है कि अभी हाल ही में 12th और 10th के रिजल्ट आए हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित से अपने पास होने पे। और चूँकि हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को अच्छी कैरियर के बारे में बताएं कि वो 12वीं पास करने के बाद क्या कर सकते हैं, 10th पास करने के बाद क्या उनका स्कोप हो सकता है। तो इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी। पाठक जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इनको सिवान में शिक्षाविद के नाम से ही जाना जाता है सर। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। पाठक सर का एक इंस्टीट्यूट चलता है, पाठक IAS करके, जो अयोध्यापुरी सिवान में है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और इस कैरियर काउंसलिंग में आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो सुनी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कि 12वीं पास करने के बाद बच्चों में कैरियर का कितना महत्व है, 12th करने के बाद क्या महत्व है बच्चों के जीवन में, उनके कैरियर पे, इस पे ज़रा प्रकाश डालेंगे आप। देखिए, जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही है उसमें 10वीं हुआ, 12वीं हुआ, पहले का अपने NEP में सब चीज़ें चेंज हो गई हैं नई शिक्षा नीति में। लेकिन पहले ये 12वीं जो था ये एक आधार था कि वहाँ पे जाके आपके करियर का एक शुरुआत होता है कि आपका कौन सा करियर बनाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो उसका जो दिशा मिलती है वो 12वीं से मिलती है। इसलिए मिनिमम जो योग्यता रखी गई कई कोर्सेज के लिए वो 12वीं रखी जाती है कि उसमें लड़के थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, करियर के बड़े संजीदा हो जाते हैं। तो इसीलिए एक मूल आधार, एक मूल नींव इसको कह सकते हैं, वो 12वीं होता है। जी जी जी। और ये समय बहुत ही सावधानी और संजीदगी का होता है, क्योंकि इस समय एक छोटा सा भी गलत फैसला पूरे करियर को तबाह कर देता है और एक अच्छा निर्णय अगर पूरे करियर को संवार जाता है। जी, सही कहा सर आपने कि बच्चों को सोच समझ के अपने कैरियर पे ध्यान देना है, अपने कैरियर के काउंसलिंग, अपने कैरियर 12वीं पास करने के बाद वो क्या करें, ये मंथन करें, विचार करें, अपने गुरुजन से, अपने माता पिता से सलाह लें, राय लें कि क्या करना चाहिए। नहीं तो वो रास्ते में कहीं भटक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा बच्चा कैसे बिगड़ गया। तो इसी क्रम में मेरा ये अगला सवाल था सर कि 12वीं पास तो बच्चे कर जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली का भी दोष है क्या? जी, निश्चित तौर पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली अब जो पहले रही है, अभी नई शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है और उसका परिणाम भी कुछ दिन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो पहली हमारी शिक्षा प्रणाली रही उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमको बता दें कि 2019 में इंडिया स्किल्स की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो 53% ग्रेजुएट हैं, जो 53% स्नातक हैं, वो किसी भी रोजगार के काबिल नहीं है। अब ये बताइए कि इतने सारे लड़के स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और 53% ऐसे हैं जो कोई नौकरी नहीं मिल सकता। तो ये हमारी कितनी बड़ी विसंगति रही शिक्षा प्रणाली की। तो शिक्षा प्रणाली हुआ क्या, बेसिक कमी क्या रही कि हमने डिग्री पे पूरा जोर दे दिया और स्किल विकास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों के समय में मैकाले शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ कलर पैदा करना था, तो हमने केवल डिग्री पे ध्यान दिया, एक सिंपल एक बेसिक क्लरिकल जॉब के लिए हम बच्चों को तैयार करते रहे। लेकिन आज का जो समय है, तकनीकी परिवर्तन हुआ है, ये समय नई नवोन्मेष का है, ये समय उद्यमिता का है, ये समय नए अवसरों को पहचानने का है, उसका उपयोग करने का है। तो ऐसे में वो वाली स्टूडेंट सक्षम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये चीज़ किया गया है कि सारी यूनिवर्सिटी को इसी ने गाइडलाइन दे दिया है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स के कुछ ना कुछ प्रयास करने हैं। ठीक है, ताकि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल जो होता है ना, वो किसी भी करियर का सबसे आधारभूत तत्व होता है। आपका कौशल है, आप कभी भी आप ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, PhD कर लिए, आप जा रहे हैं किसी ऑफिस में, वो बोला काम क्या आता है, आप बोलते हैं हमको बस डिग्री है, कुछ आता ही नहीं है, फिर कहाँ लिए आपको रखेगा, कोई नियोक्ता को पसंद नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी विसंगति रही है। जी। और हम सर बात करें अगर कि मतलब आपके कहने का अर्थ है कि कौशल का होना बहुत ही आवश्यक है आज की डेट में।
मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, इसलिए कि मतलब शिक्षा तो लोग पा लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं रहने के अभाव में मतलब हम लोग भी झेले हुए देखते हैं कि कहीं जाने पर लोग पूछते हैं, मतलब जो वहाँ पे कहीं पे आदमी जाता है जॉब के लिए, तो लोग कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है क्या, आप पहले से कुछ करते हैं क्या, जानते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं स्किल का भी होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि कैरियर को चुनते समय बच्चों को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो लगे उनको कि हम जो कैरियर चुन रहे हैं वो हमारे अनुरूप है। ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब हम किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किसी ने राय नहीं तुम ये मत करो वो करो। तो ऐसे स्थिति में बच्चों को मतलब कैरियर को चुनते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं कि जो स्किल है का विकास है, वो कौशल का विकास है, वो कोई भी बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के जब करियर का निर्धारण करता है तो उस पर ध्यान रखें कि उसका स्किल डेवलप हो जाए। क्योंकि एक बार जब स्किल डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा कि जब कौशल का विकास होगा तो उस काम के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक जो भी नौकरी आप कहीं जाएंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगा, नियोक्ता भी आपको पसंद करेगा, भाई आपको काम आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो आप नौकरी ज्वाइन करते हो वो नौकरी जैसे प्राइवेट नौकरी है कोई, मान लीजिए, तो आप अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कौशल है, तो आप उस नौकरी को बरकरार रख सकते हैं, आप नौकरी बने रह सकते हैं। साथ ही नौकरी में ग्रोथ चाहिए, वहाँ भी मायने रखता है स्किल। मान लीजिए कोई आर्थिक परिस्थिति आती है, खराब परिस्थिति आती है, छटनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप देखिएगा जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कोई स्किल बच्चा है, बढ़िया उसका कौशल है, उसको कभी नहीं हटाया जाता है। हटाया उसको जाता है जो कि जिसके पास कौशल नहीं होता है। तो इसलिए स्किल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी कैरियर का आधार बनाने के पहले। अब आपके सवाल पे आते हैं कि कैरियर के लिए जो है चयन में क्या मैंने कैसे हम चयन करें, क्या हो करें। देखिए, तो कभी भी आप जो कैरियर बनाने का सोच रहे हैं या किसी भी कैरियर के बारे में, कई सारे आज के देखिए, एक ज़माना था कि केवल बच्चे डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, IAS बनते थे, बैंक में जाते थे, वो ज़माना अब गया। आज तो इतने हजार आयाम हैं, इतने रास्ते हैं कि आपको बस चलना है। आपने एक बार अपना स्किल डेवलप किया, फिर आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जॉब तो स्थिति है कि लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, आप जाके संस्थानों में देखिए वहाँ काम करने लोग नहीं है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि लोग वो ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई बढ़िया वर्कर मिल जाए। आज के डेट में किसी भी हॉस्पिटल में चले, वहाँ पे 500-600 बड़ा हॉस्पिटल है तो हेल्थ वर्कर उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप करियर का चयन करें तो सबसे पहला ध्यान दें कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या पसंद करते हैं। क्योंकि जब आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में काम करेंगे तो आप बहुत ही शानदार आपका जो आपका जो भी उत्पादकता होगी या जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है। तो रुचि को हमेशा अपने पे ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ क्या है कि एक होता है स्वमूल्यांकन। देखिए, आपका मूल्यांकन परीक्षा से भी होता है, आपका मूल्यांकन कई लोग इंटरव्यू लेते वो भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन का होता है कि हम अपना मूल्यांकन करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। हम हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है, इसका हम मूल्यांकन हम खुद ईमानदारी पूर्वक करें, उससे बेहतर मूल्यांकन कोई नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमेशा अपने व्यक्तित्व का, अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें कि हमारे अंदर क्या खासियत है। ठीक है। एक पॉइंट बनाइए, एक होता है SWOT एनालिसिस। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्या है, आपके सामने खतरे क्या हैं। इस तरह से एक पॉइंट बनाइए कि हमारे पास क्या मजबूत पक्ष है, क्या कमज़ोर पक्ष है, क्या अवसर हमारे सामने है। इसका करके एक मूल्यांकन कीजिए कि हमारे व्यक्तित्व में क्या खासियत है, कहाँ कमज़ोर है। ठीक है। आज जहाँ पे आप मजबूत हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि जैसे आप एक हर आदमी का सपना होता है कि कैसा जीवन जीने। कुछ लोग हैं कि उनको बहुत पैसे चाहिए, कुछ लोग हैं कि नहीं पैसा नहीं, उनको सामाजिक सेवा में मन लगता है, कुछ लोग हैं कि नहीं हमें प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये तो डिसीजन आपका होगा ना, तो उसको देखिए, उसके हिसाब से करियर का चयन कीजिए। तीसरा चीज़ ये होता है कि जो आपके पास संसाधन है उसकी उपलब्धता पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त कोई है, मान लो बहुत बड़े घर का है, तो कोई बड़ा कोर्स कर रहा है और आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये मत कीजिए कि अब एक्स्ट्रा दबाव मत डालिए अपने माता पिता पे। जो आपके माता पिता के पास उपलब्ध संसाधन, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, उससे अपना करियर बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि कोई कर रहा है, कोई मान लीजिए आप
आप बीके पर कर दीजिए, कोई साधारण परिवार के हैं या किसी कोर्स में अगर आपका 50 लाख, मान लीजिए कोई साधारण परिवार का लड़का कमर्शियल प्राइवेट पढ़ने का सोच ले, जी जी, उसका फीस नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसका भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा जो ये है, ये इसमें सावधानी सबसे बड़ी यही चाहिए कि कभी भी किसी को देख के अपना करियर मत चयन कीजिए, या कोई समझा दिया उसके आधार पर भी करियर चयन मत कीजिए। अपना मूल्यांकन कीजिए, अपनी रुचि देखिए, अपनी क्षमता को देखिए, अपने संसाधन उपलब्धता को देखिए। ये नहीं कि कोई वो कर रहा तो वो दोस्त करता हम भी कर लेने, नहीं, ये गलत चीज होता है। इससे आप भटक जाएंगे, सही, आप परेशानी में आ जाएंगे। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो अपना मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन करे और अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने पेरेंट्स की क्षमता के हिसाब से ही वो अपने कोर्स को चुने और उसी में अपना कैरियर बनाए। तो मुझे लगता है कि कोर्स में प्रवेश लेते समय बच्चों को और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए आप। सिर्फ बात अभी हुई कि भाई कोर्स का, किस कैरियर का चयन करना है, किस क्षेत्र में जाना है। जी जी। तो उसमें 4000 कि भाई आपकी अपनी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपके संसाधन की क्या उपलब्धता आपके पास है, और प्लस साथ में आपके पास क्या आपकी प्राथमिकता है, ठीक है। उसके आधार पर आपने अपना करियर का डिसाइड कर लिया। अब करियर में कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप जाएंगे नेट पे देखें, अपने साथियों से बात करें, अपने रिश्तेदार से बात करें, जिसे बात करना बात करें, बात होना चाहिए। करियर में जब भी निर्धारण करें, कई लोगों से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से विचार मंथन करके ही करियर का चयन करना चाहिए, ठीक है। जब आप कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो आज के डेट में मैं बता दूं कि बहुत बुरी स्थिति है। इतने दलाल बैठे हुए हैं शिक्षा माफिया के तौर पे, जो कि आपको कब मिसगाइड कर देंगे, कब आपकी दिशा भटका देंगे, कोई पता नहीं। आप कभी भी इसमें छलावे मत आइए कि कभी भी बहुत वैभवशाली चीज़ों को देख के आप आकर्षित मत होइए। जब भी आप किसी कोर्स में प्रवेश करते हैं, सबसे पहला वो काम ये होना चाहिए कि उस कोर्स के बारे में, आज की डेट में गूगल है, हर हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल पे उसके बारे में उसको देखिए, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। होमवर्क कीजिए, होमवर्क ये हो कि कोर्स क्या है, उसका क्या फ्यूचर वो है, ठीक है। वो उस कोर्स में और कहाँ पढ़ाई हो रही है, कहाँ क्या रेट है, कैसे एडमिशन हो रहा है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं समझ में आ रहा था किसी और अपने कुछ जानकार से पूछिए, बात कीजिए, लेकिन बात करना जरूरी है, ठीक है। तो होमवर्क सबसे पहला जरूरी है। दूसरा चीज़ ये कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो आप उस इंस्टीट्यूट की प्रामाणिकता जो है उसको भी थोड़ा देख लें, उसकी मान्यता कितनी है। क्योंकि आज के डेट में यहाँ तक कि यूजीसी जो है वो अपने साइट पे फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की सूची जारी करती है कि किस स्टेट में कौन सा फर्जी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ऐसा आपके सामने क्रिएट करेंगे कि आपको लगे कि बस यही है, यही हमारा करियर एकदम स्वर्णिम बनने जा रहा है। और जैसे ही आप उसमें इंटर करेंगे, आप पता चला कि आप बहुत शोषण के शिकार हो जाएंगे, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा देखें कि वहाँ वो प्रमाणिक है कि नहीं, उसकी मान्यता कुछ है कि नहीं। तीसरा चीज़ है कि फैकल्टी वहाँ कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि इसके बारे में भी आपको पता करने का प्रयास कीजिए। चौथा चीज़ देखिए कि वहाँ प्लेसमेंट वगैरह का क्या स्थिति है, वहाँ नौकरी मिल रही नहीं मिल रही है, या क्या व्यवस्थाएं हैं। इस संदर्भ में ये चीज़ करें कि जो पूर्ववर्ती छात्र वहाँ कर रहे हैं उनसे जरूर बात करने का प्रयास करें। जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ एक बार कैंपस में जाकर घूम आए, ठीक है। एक प्रैक्टिकल जो स्थानिक एक प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको लेने का प्रयास करें। इससे आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, ये छलावे मत आइए कि आप कहीं गए, कोई आपको बोल दिया कि ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ गए तो फर्स्ट क्लास एसी लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टाफ बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। आप अपने स्तर से एक बार बढ़िया से होमवर्क करके, बढ़िया से विचार विमर्श करके उसके बारे में पता कर लिए तब जाइए। क्योंकि होता है कि एक बार आप 2 लाख 4 लाख खर्चा कीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिएगा और उसके बाद पता चला वो खराब है, फिर तो गया आपका, तो पैसा गया आपका, पैसा भी गया, फिर आप करियर बदलने लटक जाएगा। टाइम भी गया। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही संजीदा होकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। इसमें पेरेंट्स को बच्चों का साथ देना चाहिए और सहयोग भूमिका में आना चाहिए। बिल्कुल। कोर्स का चयन करते समय गार्जियन को भी सतर्क रहना चाहिए कि मतलब हम जहाँ कोर्स में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट कैसा है और वहाँ पे फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट है कि नहीं है, बच्चे को का आप जीवन दे रहे हैं वहाँ पे किसी के हाथों में, तो वो कैसा है इसकी पहले जांच पड़ताल कर लें। सर ने जैसा कहा कि यूजीसी भी अपनी साइट पे फर्जी यूनिवर्सिटीज़ का नाम डालती है, तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। और ये अच्छी जानकारी है आप सबों के लिए। आप गूगल है, आप
उसको सर्च करिए, देखिए और तभी उस पर आप एडमिशन लीजिए। तो सर 12वीं तो बच्चे पास कर गए हैं, तो अभी ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है कि हम आर्ट्स में एडमिशन लें, कॉमर्स में जाएं या साइंस में जाएं। तो सर हमें बारी-बारी से बताएंगे कि 12वीं करने के बाद आर्ट्स में क्या क्या संभावनाएं हैं बच्चों के लिए, किस किस फील्ड में बच्चे जा सकते हैं 12वीं के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट करने के बाद से? देखिए, 12वीं पास करने के बाद से आप आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं या कॉमर्स में जाएं, वो नितांत व्यक्तिगत मामला है। वो आपका निर्णय है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जी। आपको मैं बता दूं, जितने अच्छे अवसर आर्ट्स में हैं उतने ही अच्छे अवसर साइंस में भी हैं, उतने ही अच्छे अवसर कॉमर्स में भी हैं। आज इतने क्षेत्र खुल गए हैं कि केवल अगर आपने बढ़िया से अपना स्किल डेवलप कर लिया या कौशल का अपने विकास कर लिया तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक बढ़िया करियर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो जमाना गया कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, वो अब इस पर नई शिक्षा पॉलिसी में भी कर दिया कि कोई ये नहीं रहे कोई केवल आर्ट्स का सब्जेक्ट लेगा, आर्ट्स वाला भी साइंस ले सकता है, साइंस वाला भी कॉमर्स ले सकता है, वो अलग अलग विषय ले सकता है। ठीक है, तो ये कोई अब ये चीज़ 3-4 साल बाद सवाल भी नहीं उठेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी जो स्थिति है उसमें जैसे आज के जो लड़के हैं उनके लिए लॉ में, मैनेजमेंट में, फैशन डिजाइनिंग में, मास कम्युनिकेशन जो पत्रकारिता होता है उसमें, इवेंट मैनेजमेंट में, एसएससी बैंक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें उनके लिए अवसर है। ठीक है, इसी तरह साइंस में है तो साइंस में मेडिकल में बहुत सारे ब्रांचेज आ गए हैं, आयुष आ गया है, नेचुरोपैथी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए अलग से आ गया है, कई सारी चीज़ें। साइंस इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में कई सारे नए सेक्टर आ गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो साइंस के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, वो उसके अलावा जैसे कि जो बीबीए वगैरह है, सॉरी बीएससी जैसे होटल मैनेजमेंट वगैरह है या कमर्शियल पायलट है, ये सब इस साइंस में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू से ही एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, जैसे चार्ट अकाउंटेंसी हो गया, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो गया, बैंकिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, टूरिज़्म हो गया। ये सब कई सारे सेक्टर हैं जहाँ की कई सारे अवसर उपलब्ध हैं, कई सारी चीज़ें। बस ये है कि थोड़ा सा आप अपनी रुचि को पहचानिए, उस पर थोड़ा गूगल पर टाइम दीजिए, सर्च कीजिए क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें। वो यहाँ बताना मुश्किल है, वो अगर खुद 3 दिन का सत्र पूरा हो तब जाके कि विषय पे चल सकता है। आज बहुत सारे अवसर है, बस आपको बढ़िया चयन करना है, ध्यान ये देना है कि आपको अपने स्किल विकास पे फोकस करना है। एक स्किल विकास कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपने सही कहा सर कि संभावनाएं तो हर क्षेत्र में है और हर मतलब आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है। अब बच्चों को देखना ये है कि उनकी रुचि किस में ज़्यादा है, वो रुचि के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चयन करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर है। जैसा कि पहले आपने कहा कि आप किस क्षेत्र चीज़ में बेहतर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें अपने करियर को चुनें और उसके बाद साइंस आर्ट्स जो भी लेना हो लें। लेकिन ध्यान ये देना है कि अपने क्षमता के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम आर्ट्स में मेरी पकड़ ज़्यादा है तो मैं साइंस किसी कहने पर साइंस ले लूँ, साइंस में पकड़ ज़्यादा है तो किसी कहने पर आर्ट्स ले लूँ। तो ये मतलब आपने सही कहा कि नितांत निजी मामला है और बच्चों को, गार्जियन को चाहिए कि वो बच्चों में देखें कि हमारा बच्चा का झुकाव किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में है, उस पर ज़्यादा वो ध्यान दें। तो सर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे प्रश्न हम लोगों ने एक दूसरे से वार्तालाप के द्वारा किया इसको। अभी हम चाहेंगे कि लास्ट में आप बच्चों को और छात्रों के उनके बेहतर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आप कुछ संदेश दें। मेरा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल आप तो इस पर अमल कीजिए कि कभी भी करियर को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये जो अगला 3-4 साल का समय है जो आप 12वीं पास कर लिए हैं, ये 4 साल का समय, 5 साल का समय जो आपके सामने है, ये आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये अगर 4-5 साल आपने बढ़िया से दे दिया, अगर एक अच्छे से आपने इसका यूज़ कर लिया, उपयोग कर लिया और अच्छा प्रयास कर लिया, तो पूरी ज़िंदगी आपकी सुखमय रहने वाली है। अगर ये 4 साल आपने मान लीजिए मोबाइल के चक्कर पड़ गए या किसी और चीज़ में आप फंस गए, तो आगे की फिर ज़िंदगी आगे बहुत कष्टकारी होने वाली है। एक चीज़ के लिए आप
तरसेंगे वो होगा। तो इसलिए बहुत गंभीरता से इन समय का उपयोग कीजिए, अपने करियर का बढ़िया से चयन कीजिए, सावधान रहिए, किसी के बहकाव में मत आइए कि यहाँ चलो ये हो जाएगा वो नहीं, आप खुद अपना मूल्यांकन कीजिए। जो मैंने अभी बोला आपको कि भाई आपकी रुचि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका व्यक्तिगत गुण क्या है, कैसा जीवन आप चाहते हैं और आपके कितनी संसाधन उपलब्ध है, उसका सही तरीके से मूल्यांकन, ईमानदार मूल्यांकन करके और अपने करियर को की दिशा में बढ़िए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाजार में डिस्टर्ब करने वाले लोग अपने हित फायदे के लिए कहीं भी आपको भड़कला सकते हैं, उससे सावधान रहिए और अपना सही तरीके से हर चीज़ होमवर्क करके बढ़िया से वो करके अपने माता पिता के साथ, अपने जो आपके पूरे रिश्तेदार में कोई अगर सफल है उससे बात करके और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में उसका बढ़िया मूल्यांकन के विचार मंथन करके अपने करियर को बनाइए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे रेडियो सुनई का ये ऑफिशियल चैनल रेडियो सुनई, और अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर गणेश दत्त पाठक सर। इनका इंस्टीट्यूट है पाठक IAS करके, अयोध्यापुरी सिवान में है। तो सर, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे रेडियो में और हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को अच्छे अच्छे संदेशों से नवाजा और उनको अपने सलाह प्रस्तुत किए। इसके लिए रेडियो सुनई आपको धन्यवाद देती है सर।